नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सभी दल और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में जुट गए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी आगे है, जो किसी भी तरह यूपी की सत्ता में अपनी वापसी की कोशिशों में लगी है। इन कोशिशों में लगी समाजवादी पार्टी ने उन तमाम नेताओं के घर वापसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं जो कभी सत्ता की लड़ाई में उसके मददगार रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वांचल की सियासत में खासा दखल रखने वाले बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी शनिवार को समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ अंबिका चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। सिबकतुल्ला अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2007 में सपा और 2012 में कौमी एकता दल से विधायक रहे। 2017 में बसपा से मैदान में उतरे, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। ये भी आपको बताते चलें कि अंसारी परिवार का पूर्वांचल के 10 से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रभाव है और शायद यही वजह है कि सपा हो या बसपा, ये समय समय पर इस परिवार की चौखट पर माथा टेकती रही है। यही नहीं, हाल ही में तो पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी मुख्तार की मदद के आरोप लगे थे। तो वहीं बात अंबिका चौधरी की करें तो वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन बाद में वो बसपा में चले गए। 2017 में बसपा के टिकट पर फेफना से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बसपा से इस्तीफा दिया था। पंचायत चुनाव के दौरान उनके बेटे आनंद चौधरी ने सपा की सदस्यता ली और जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। तभी से अंबिका के सपा में लौटने की चर्चा थी। इन दोनों के सपा में आने से बसपा को कितना झटका लगेगा, सपा कितनी मजबूत होगी और ये घर वापसी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और बात इस पर भी होगी कि आखिर क्यों मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं के जो परिवार हैं, उनकी राजनीतिक दलों की मजबूरी आखिर क्यों बनती है कि इनके सामने झुकना पड़ता है। और इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अंतिम संस्कार के समय में समाजवादी पार्टी से कोई नहीं पहुंचा। दूसरी बात, अब मुख्तार अब्बास हेलो जी। उसके बाद फिर आपको वही वापसी, जो पुराने आपके साथी थे उनकी तरफ जाना। तो क्या इससे ये साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बहुत ही ज्यादा जरूरी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी में सभी कहीं कोई मतभेद नहीं रहे। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, समाजवादी पार्टी सर्व धर्म समभाव को है और साथ में किसी भी हम जातियों में बंटवारा नहीं कर रहे, बांट नहीं रहे। हमारा प्रयास ये है कि कहीं पर भी जाति विशेष और धार्मिक विशेष की ना पैदा हो और हम लोग एक अच्छी सोच के साथ राजनीति मांगे। देखिए, समय पहले भी अलग अलग रहे हैं, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा आपसे कि जो है चीजें ऐसी नहीं रही, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि नई समाजवादी पार्टी है, नई सपा है, नई हवा है और हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही जिस परिवार की वजह से समाजवादी पार्टी के परिवार में इतना बड़ा झगड़ा होता है और फिर स्थिति ऐसी बन रही है अब आपकी कि आप उन्हीं को अपने साथ में लेना पड़ रहा है। ये बात बताइए आप, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उनके साथ तो उस टाइम के मुद्दे पैदा हुए कि भाई हमारा उनसे अलगाव। लेकिन अगर व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन ले आता है और अच्छे इसकी सोच लेके चलता है कि हाँ भविष्य में हम अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे तरीके संगठन के लिए हम उपयोगी होंगे, तो निश्चित तौर पर उसके लिए दोबारा आकलन करना कोई बुरी बात नहीं। चलिए, अच्छी बात है। अभिषेक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, आपकी पुरानी साथी पार्टी अब नए नए प्रयोग कर रही है, दोबारा से जो पुराने लोग चले गए थे उनको दोबारा वापस ला रहे हैं। कितना फायदेमंद समाजवादी पार्टी के लिए रहेंगे? प्रयोग कर सकता है, कोई क्या प्रयोग करता है उससे उस पार्टी का लेना देना होता है। और
कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीति में रहते हैं। और अभी हमारा जो फोकस है माननीय प्रियंका गांधी जी का जो फोकस है और माननीय अजय कुमार लल्लू जी का जो फोकस है, हम सिर्फ जनता के मुद्दों पर ही फोकस करके रखे हुए हैं। और किसी मुद्दों पे कोई आ रहा है कोई जा रहा है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जिसको जाना होता है वो जाएगा, जिसको आना होता है वो आएगा। बात विचारधारा की होती है कि विचारधारा अगर विचारधारा के अनुरूप चल रहे हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। नहीं विचारधारा के अनुरूप चल रहे तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति अपना मालिक है। हमारा सिर्फ फोकस है कि किसानों की आय के मामले में आज उत्तर प्रदेश कहाँ पे खड़ा हुआ, रोजगार के मामले में आज उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा हुआ, शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा हुआ, स्वास्थ्य के मामले में सबसे नीचे क्यों है, कुपोषण में सबसे ऊपर क्यों है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ऊपर क्यों है, आखिर ऐसी क्यों क्या स्थिति आ गई? क्योंकि हम तो बात करेंगे, हमारा अधिकार है बात करना और जनता को हम जागरूक करते रहेंगे। हम महंगाई के मुद्दे पे भी बात करेंगे, हम महिलाओं सुरक्षा के नाम पे भी बात करेंगे, हम व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी बात करेंगे, हम किसानों के मुद्दे पे भी बात करेंगे। आपने जो जो वादे किए थे, आपने उन वादों को क्या पूरा किया, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि 20,000 करोड़ मुख्यमंत्री कोष से आने वाले थे बुंदेलखंड के लिए, सिंचाई के लिए, तो वो सब कहाँ रह गए? झूठे वादे क्यों आप दिखाते हैं? हम सब पे बात करेंगे। बाकी ये तो प्रयोगशाला है राजनीति, क्योंकि नित्य नए दिन हर कोई प्रयोग करता है, तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। वो सपा का अपना है, किसको आना है किसको जाना है, ये तो लगा रहता है। कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है, वो उनके स्वतंत्र हैं वो सभी लोग, जहाँ पे जो जाना चाहें। लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस समय मुद्दों की राजनीति करना चाहती है, जनता के मुद्दों पे बात करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी से हम बात करना चाहेंगे, सिर्फ मुद्दों पे बात करना चाहेंगे, किसी बाकी और किसी मुद्दे का हमारे लिए कोई चलिए, धर्मवीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मवीर जी, आप किस तरह से देखते हैं, आपके पार्टी से जुड़े रहे और अब उनको सपा ने अपने खेमे में ले लिया, क्या लगता है कि क्या सपा पार्टी को इससे ताकत मिलेगी? धर्मवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? धर्मवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। धर्मवीर जी, आप किस तरह से देखते हैं, जैसे दो बड़े दिग्गज नेता अंबिका चौधरी और एक नेता जिनको बड़ा ज्यादा कहें या ना कहें, लेकिन उनका जो परिवार है वो काफी लगभग 10 सीटों पर अपनी पहुंच रखता है, अपनी पकड़ रखता है, आपकी पार्टी से जुड़े रहे, अब जाकर के समाजवादी पार्टी में पहुंच गए, समाजवादी पार्टी को कितनी ताकत मिलेगी? नहीं, आप आज ये कल तक ये बहुजन समाज पार्टी में थे, आज समाजवादी पार्टी में हैं, कल ये कौन सी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? ऐसे लोगों का क्या भरोसा? और ये किसको कमजोर कर रहे हैं, किसको मजबूत कर रहे हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। और आपकी पार्टी छोड़ दी तो कोई जनाधार नहीं है, जब आपके साथ थे तो सब बढ़िया चंगा था। मैं ये कह रहा हूं कि इनके जाने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और करोड़ों मेंबर हैं हमारे। अगर कोई नेता जा रहा है तो कोई नेता आ रहा है। अभी जो समाजवादी पार्टी में राजकिशोर कैबिनेट मंत्री थे, उनके लड़के वहां पर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनका भाई ब्लॉक प्रमुख है, ये सारा कुनबा बहुजन समाज पार्टी में आ गया। तो ये चुनाव की बेला पर आना जाना नेताओं का, जो अवसरवादी नेता होते हैं वो अवसर ढूंढते हैं, उनको जहां अवसर मिलेगा वो वहां चले जाएंगे। ये कहां चले जाएंगे इनको खुद नहीं पता होता है ऐसे नेताओं को। तो इसीलिए मैं इन पर क्या आपसे डिबेट करूं। ये अवसरवादी नेता ये मिशन मूवमेंट का काम नहीं करते हैं, ये अपने मतलब की बात करते हैं। और ये नेता नहीं होते हैं, ये लेता होते हैं। लेता क्या लाए हो? नेता का मतलब होता है, नेता इस देश में कौन थे? नेता माननीय काशीराम साहब थे, नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, नेता वाजपेयी थे, नेता सुभाष चंद्र बोस थे, वो नेता थे। ये तो लेता है।
ऐसे नेताओं का क्या जिक्र किया जाए जो लेने के लिए वहां चले जाते हैं, लेने के लिए वहां चले जाते हैं, और लेने के लिए इधर चले जाते हैं, लेने के लिए उधर चले जाते हैं। चलिए, अरविंद जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, नेता, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि बहन मायावती जी जो नेता शब्द इन्होंने कहा है तो उनके ऊपर 100% सही बैठता है, और शायद जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि सबसे ज्यादा मीडिया कहा जाता है। जहाँ तक टिकटों का है तो हर आदमी को पता है कि एक ही पार्टी है जहाँ पर लेके ही टिकट मिलती है, वैसे कतई नहीं। चलिए, आलोक जी आप किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह की ये गोटियां सेट हो रही हैं अब, पुराने दूसरे दलों को छोड़कर दूसरे दलों में पहुंच जाना, और खास करके समाजवादी पार्टी अगर उसकी बात करें तो उसका एक वोट बैंक जो मूल वोट बैंक बन चुका है, मुस्लिम वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं इसके द्वारा साधा जा रहा है। कितना फायदेमंद सपा को हो सकता है और बीजेपी को क्या नुकसान होगा? नहीं, लगातार ये तमाशा तो उत्तर प्रदेश में हम 2015 से ही देख रहे हैं, 2017 से माफ कीजिएगा। किस तरीके से गठबंधन किया गया, आपको याद होगा कि राहुल गांधी के ऊपर जिम्मेदारी हुई थी कि वो कांग्रेस को बेहतर बनाएंगे, कांग्रेस को उठाएंगे, और खाट सभा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही थी। जब इलेक्शन आया तो अखिलेश यादव जी कांग्रेस के पास गए, राहुल गांधी जी को लेके आए। आपको याद भी होगा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, यहीं के ये लखनऊ के एक बड़े होटल में ये दावे किए गए थे। जब नतीजा आया तो कितनी सीटें आई दोनों की, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की। मैं अगर गलत नहीं हूं तो कुल मिलाकर अभिषेक जी आपसे आपकी प्रतिक्रिया लूंगा मैं। नहीं, 54 सीटें आई। आलोक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए साहब जी। 54 सीटें आई। 2 साल बाद एक नया प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुआ, समाजवादी पार्टी और बसपा का मेल हुआ। कितनी सीटें आई? 10 सीटें और 5 सीटें। अभी कुछ दिन पहले 2021 में इलेक्शन हुआ पंचायत का, हमारे जो विरोधी खेमे के लोग थे वो कह रहे थे कि ये 2022 का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल का नतीजा क्या आया? भारतीय जनता पार्टी बुरंद तरीके से जीती, कांग्रेस के गढ़ ढह गए, बसपा तो बाहर ही रही। समाजवादी पार्टी को भी पता नहीं चला कि क्या हो गया, क्या आश्वासन लोगों ने उसको दिया था, क्या बताया था अखिलेश जी को। तो मुझे लगता है कि अब इनकी राजनीति केवल समीकरणों पर डिपेंड है। अखिलेश यादव जी हर बार जब भी चुनावी समय आता है, चुनावी मौसम आता है, तो समीकरण ढूंढने लगते हैं, किसके साथ जाएं, कांग्रेस के साथ जाएं, बसपा के साथ जाएं। दोनों को उन्होंने देख लिया। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि छोटे दल आएंगे तो काम बन जाएगा, छोटे दल उनको तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। तो अब वो कुछ और समीकरण लगा रहे हैं, लगा लें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 5 सालों से लगातार बताती रही है कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधान परिषद का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, हम लगातार जीतते हैं। पंचायत का इलेक्शन हो, हम लगातार जीतते रहे। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है, हमने उनको बता दिया कि हम गांव में भी हैं, हम ब्लॉक्स में भी हैं, छोटे शहरों में भी हैं, कस्बों में भी हैं, और शहरों में तो हम पहले से ही थे। तो अब इनको समीकरण लगा लेने दीजिए। 4 साढ़े 4 महीने का वक्त बचा है, शायद जनवरी फरवरी में शायद चुनाव हो जाए। देखिएगा, इस बार पता ही नहीं चलेगा कांग्रेस कहां चली गई। कांग्रेस तो 3 दशकों से गायब है उत्तर प्रदेश में। बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते, टीवी चैनल में बैठते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रियंका गांधी जी 1.5 साल गायब रही जब कोविड पीरियड था, कोरोना पीरियड था। प्रियंका गांधी जी अभिषेक जी बोलिए आप। आलोक जी आप सुन लीजिए। आलोक जी पता नहीं है, आलोक जी पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर करना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने मन में बैठाना है, उत्तर प्रदेश के मन में जगह बनाना है। चलिए सुन लीजिए आलोक जी। आलोक जी करना होगा, महलों से राजनीति नहीं होती। चलिए अभिषेक जी पहले आप बोल लीजिए। अभिषेक जी जी, अभी मतलब आलोक जी ने, हमारे मित्र ने बड़ी अच्छे डायलॉग हमारे सुनने में बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन भूल गए वो डायलॉग की पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे। ये इन्हीं की सरकार है जिसमें एक महिला की इज्जत तार-तार होने वाली थी, तब इन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कैसे लाठी, डंडा, कट्टा, बम, बारूद से इन्होंने चुनाव जीता, कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बात कर रहे हैं विपक्ष की, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग वो लोग हैं जो लोग गौवासी हो जाते हैं, गौलोकवासी हो जाते हैं, आप लोग उनके ऊपर से रामनामी चुनरी हटाने का काम करते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग वो लोग हैं कि जब चुनाव आता है तो आरएसएस की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग वो
जो बेरोजगारों के ऊपर चलिए, लाठीचार्ज करवाते हैं, चलिए अरविंद जी, काम करवा देते हैं। अरविंद जी, देखिए अभी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, गठबंधन में आपने भी किया था 2 सीट, 2000 हैं। अब आप बताइए बहुमत है या बहुमत चाहिए? 3000 में से केवल 658 जीते हैं। और वही बात अब आप देखिए 20% से कम बहुमत इन्हें मिला, जनता ने केवल 20% से भी कम में इन्हें चुना, लेकिन 90% ऊपर इनके पंचायत अध्यक्ष बने, किसलिए बने? केवल गुंडागर्दी की वजह से। इन्होंने अराजकता की पराकाष्ठा कर दी, तब जाके वहां पर इन्होंने महिलाओं को वहां सम्मान देखा। आज यही भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, कैसे महिला की इज्जत को तार-तार कर दिया इन लोगों ने केवल सत्ता की हवस में। इन्हें केवल सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन्हें केवल चाहे तो लाशों को कर, कोरोना में लोग मर गए, पूरा प्रशासन, पूरे नेता, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया था। इनके नेता जो है कोरोना टाइम में फर्जी रिपोर्टें लगा के तो दिल्ली में बैठा रहा, उसने घर के अंदर बैठा रहा, और ये लोग मुझे बता रहे हैं कि जो है हम लोगों ने क्या किया। अरे सत्ता में आप बैठे हैं, सत्ता उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुना था इसलिए कि आप उनके रहनुमा बनेंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था जिसे हमने रहनुमा बनाने के लिए रहनुमा के लिए चुना है, वही उन्हें ले जाके एक गड्ढे में डाल देगा और हमें कुछ भयानक त्रासदी में जो है वो हमें लाचार अवस्था में छोड़ के सब लोग भाग जाएंगे। आप देखिए कितनी लाखों के ऊपर राजनीति करने हैं। मैंने कभी भी कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उसके परिवार के लिए एक लोग संवेदनाएं प्रकट करते हैं, एक उसमें भी अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं हम उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी राजनीतिकरण करेंगे, किसी की मृत्यु हो जाए उस पर भी राजनीतिकरण करेंगे, और कोरोना में जब पूरी जनता के लाशें दिख गई। बिल्कुल अरविंद जी, ये आरोप आप पर भी लग रहा है, श्रद्धांजलि पर राजनीति का आरोप आप पर भी लग रहा है कि आप नहीं पहुंचे एक दल विशेष को खुश करने के लिए, आप श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचे। उन्होंने पूर्ण भाव से, पूर्ण अपने मन के संतप्त भाव से जो है माननीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। आप उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए। चलिए अब अच्छा अरविंद जी, जिस तरह से चलिए ये समीकरण तो तय हो गया। चाचा शिवपाल पहले चाहते थे कि इनको लाया जाए, लेकिन भतीजे ने नहीं माना और बीच में दरार हो गई, दोनों अलग हो गए। लेकिन अब चाचा की बात पूरी हुई है यहाँ पर, तो क्या चाचा की भी वापसी पूरी तरह से तय मानी जाए? देखिए मैं आपको बता दूं, माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि हम माननीय शिवपाल सिंह जी का पूर्ण सम्मान करेंगे, समाजवादी पार्टी उनको उनकी पूरी सहमति रहेगी, उनका पूरा समर्थन लोग करेंगे और उन्हें सम्मान जो है उन्हें स्थान दिया जाएगा समाजवादी पार्टी। चलिए पहले अपमान कर दिया, आप सम्मान, अच्छी बात है। एक बात बताए, घर में है, अगर मान लीजिए कभी मतभेद होंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अखिलेश जी ने जब उस समय कई पुरानी रीतियां चल रही थी जहां पर ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें गलत हो रही है, तो केवल एक अखिलेश जी एक ऐसा जिन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, उन्होंने अपने परिवार और अपनी पार्टी में विद्रोह कर दिया, केवल इसलिए कि हम सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। है किसी में हिम्मत कि जो ये भारतीय जनता पार्टी को ये कह सके कि भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पहुंच गया है और हम भ्रष्टाचार के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं? नहीं कोई कह सकता। कोरोना में लाखों लोग मर गए, एक सैकड़ों की गिनती करा देते हैं। है कोई इनमें मसाल लेके आगे चलने वाला जो ये कह सके कि ये जिम्मेदारी किसकी, हमारी विफलताओं की वजह से लाखों लोग मरे हैं? देखिए, सत्य की राह पर चलना बड़ा मुश्किल है और उसमें मसाल। अरविंद जी तो अब चलिए, अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि जो उनको लगा कि गलत है उसको हटा दिया, अब फिर से साथ में हैं, और अगर दोबारा वापसी होती है फिर गलत नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हम मनुष्य हैं, हम कोई परमात्मा तो है नहीं, एक दूसरे पर विश्वास करना मानव जाति का एक नॉर्मल स्वभाव है। देखिए, अगर कहीं पर भी हमारी चीजें कभी विपरीत परिस्थितियां हुई तो सही परिस्थितियों में हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा कि नई सपा है, नई हवा है, अब इसमें आप मान लीजिए जो लोग जुड़ रहे हैं वो सब माननीय अखिलेश जी के सिद्धांतों पर चलेंगे। हम शिक्षा, सुरक्षा, सेवा, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर ही सबसे ज्यादा
चलिए आलोक जी, अंबिका चौधरी जी की बात करें, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, राजनीति में बहुत लंबे समय से रहे हैं। पहले ऐसा बताया जाता है कि मुलायम सिंह के वो बहुत बेहद करीबी और उनके स्नेही रहे हैं। अब उनकी दोबारा वापसी हुई है, इससे सपा को मजबूती तो मिलेगी, लेकिन बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान तो है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई नुकसान है। बीजेपी तो पहली चीज तो ये कि जात जमात की राजनीति हम करते नहीं, नाम हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, और किसी का भी नाम, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक सूत्र वाक्य है, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, व्यक्ति से ज्यादा मायने रखता है पार्टी, और पार्टी से ज्यादा मायने रखती है जाति, देश। देश हम जाति पे, जाति जमात पे बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं। देखिए लगातार समीकरण बनाए जा रहे हैं। आतंकवादी घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती है, कहीं किसी दूसरे इलाके में होती है, किस तरीके से लोग सपोर्ट में दिखाई पड़ते हैं, किस लिए दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और कर भी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इस पर जुटी हुई है। बिल्कुल। आप जो देखिए, खाली मंत्री पद पड़े हैं उनको कैसे सेट किया जाए, किस जाति के आधार पर सेट किया जाए। किसी जमाने में जो भारत के दूसरे प्रदेश हैं वहां कारोबार आसान हुआ करता था, लेकिन योगी जी के शासन में बिजनेस आसान करना, हम दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद बिजनेस एस्टेब्लिश करने में जो सुविधा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में, ये दूसरे नंबर पर है। अर्थव्यवस्था में हम महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी के शासन में जो काम हुआ है वो जनता समझ रही है। और पिछले 5 साल का नतीजा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा भी था, आपने जब सवाल पूछा था कि पिछले 5 साल का लगातार नतीजा उठा करके आप देख लीजिए, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं डिफीट नहीं खाई है। दूसरों के गढ़ उजाड़ दिए। राहुल गांधी निकल गए उत्तर प्रदेश से। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस के साथी, पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या बातें वो कर रहे थे, किस तरह की बातें, हम इस तरीके की आवाज उठाएंगे, इस तरीके की सवाल उठाएंगे। आवाज तो उठाएंगे लेकिन आराम के साथ उठाएंगे। रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को रंज बहुत है, लेकिन वो दिल्ली से वो सारा जो उनकी जो सारी राजनीति होती है, सारी सियासत होती है, सारा दुख सुख समझने का जो काम होता है वो दिल्ली के किसी घर से होता है, दिल्ली के किसी महल से होता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, आप मासूम समझ सकते हैं, आप अपने घर से राजनीति कर सकते हैं, सपने संजो सकते हैं, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखिए किसने रोका है। अखिलेश यादव जी अभिषेक जी देखते रहे, किसने रोका है, देखते रहिए। अभिषेक जी 6 महीने में राजनीति होती है क्या किसी इलाके में? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोग, जहां हर आदमी, चलिए राजीव जी, आलोक जी, दिनेश जी, मैं आपके माध्यम आपके स्पष्ट बता दूं कि मैं ऑन एयर आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी को ओपन चुनौती देता हूं कि अगर मैं जितनी चीजें पूछ रहा हूं उसको बता दें। संकल्प पत्र में आपने रोजगार के लिए 1000 करोड़ का स्टार्टअप वेंचर की आपने बात कही थी, क्या आपने दिया? आपने 20,000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री किसी सिंचाई फंड का वादा किया था, क्या आपने दिया? आपने मनरेगा कर्मियों को रोजगार प्रशिक्षण देने का वादा किया था, समायोजन में वादा किया था, क्या आपने दिया? आपने गरीबी से मुक्ति संकल्प पर एक कदम भी ना चल पाई भाजपा सरकार, आप बताइए क्या कर दिया आपने? आप बता दीजिए। मैं आपने कहा हुआ था संकल्प पत्र में शिक्षकों के लिए सामान्य भविष्य निधि पेंशन योजना का वादा किया था, आपने क्या दिया? संकल्प पत्र में आपने कहा था कि अलग हटकर वित्तहीन शिक्षकों का न्यूनतम मानदेय बंद करने का आधार क्या था, आप बताइए। आप बता दीजिए कि संकल्प पत्र में आपने कहा था कि 500 करोड़ रुपए बाबा भीमराव अम्बेडकर के छात्रावासों के जो छात्र हैं उनको दिया जाएगा, आपने क्या दिया? सवालों की लिस्ट जारी करूंगा तो आप चुप हो जाएंगे। आपको सिर्फ परेशानी आपकी ये आलोक जी कि आप सिर्फ अपनी जेबें गर्म करना जानते हैं और अपने पूंजीपति मित्रों की दलाली करना जानते हैं। मैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, आपको जनता की फिक्र नहीं है। अगर आपको जनता की फिक्र होती, चलिए ये चीजें आप उसमें भी सम्मिलित करा दीजिए, जो एक पत्रिका आप जारी कर रहे हैं, तो लोगों तक भी ये चीजें पहुंचेंगी, आपकी बात लोगों तक भी पहुंचेगी। अरविंद जी, आप अपनी आधा मिनट में आप अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि आप डूइंग बहुत अच्छा हो गया। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप आज बिजली के कनेक्शन के लिए किसी फैक्ट्री या किसी प्रोजेक्ट के लिए बिजली का कनेक्शन किसी प्राधिकरण में अपना नक्शा पास कराने के किसान जो है
चलिए लोग सभी लूट लिए जा रहे हैं। सर माफी चाहेंगे, थोड़ा समय की पाबंदी है, फिर इस विषयों को, इस तरह के विषयों को लेकर के हम बैठेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने तो अपनी गोटियां सेट कर ली हैं कि उसको किस तरह से जाना है, और जो उनकी पुरानी टीम रही है, खासकर चाचा की बात करें तो अब चाचा जो बात पहले कह रहे थे वो अब भतीजे उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को टीम में लेकर आ रहे हैं। देखते हैं कि आगे और क्या कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।